हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के सिद्धांत ऐसे संप्रत्यय, ऐसे कॉन्सेप्ट जिनसे हमें पता चले कि बुद्धि किस तरह से कार्य करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बुद्धि के सिद्धांत कहते हैं। अब सबसे पहला सिद्धांत है एक तत्व का सिद्धांत, या एक कारकीय सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत, या एक खंड का सिद्धांत। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी स्टर्न तथा टर्मेन ने किया था। ठीक है, कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे टेट में पूछ लेंगे कि एक तत्व का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो चार ऑप्शन आपके दे देंगे। ठीक है, अब इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि संसार के जितने भी व्यक्ति हैं उन सब में केवल और केवल एक कारक पाया जाता है, समान तरह की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, सभी की बुद्धि में एक तत्व पाया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक तत्व का सिद्धांत या एक कारकीय सिद्धांत। ये बुद्धि है, इसमें एक ही तत्व पाया जाएगा। अब ये सिद्धांत आया सबसे पहले। ठीक है, तो इसे बुद्धि का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं, या बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा इसको बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि संसार के सभी व्यक्तियों में एक जैसी बुद्धि पाई जाती है। अब अगर ऐसा होता तो सभी व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा होता। ठीक है, इसलिए इसकी आलोचना भी हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं? निरंकुशवादी। जो इसका आधार था वो निरंकुश था। ठीक है, अब जो है दो तत्व का सिद्धांत, ठीक है, या द्विकारकीय सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पेयरमैन ने, और इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है अविभाज्य इकाई नहीं है, बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। जैसे ऐसे पूछ लेंगे कि बुद्धि अविभाज्य नहीं है, बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है, सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो ये कहा है स्पीयरमैन ने। ठीक है, और इन्होंने बताया कि बुद्धि में जो है दो कारक पाए जाते हैं। कौन कौन से? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। दो कारकों में बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। तो सामान्य कारक जनरल फैक्टर, विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर यानी कि जी फैक्टर, या इसको हम एस फैक्टर भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये है बुद्धि। इसमें जो जी फैक्टर है ये तो जन्मजात होता है। इसके अलावा जो हम अर्जित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट कारक कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति में सपोज पढ़ने की जन्मजात जो है उसमें कारक है पढ़ने का। ठीक है, अब उसने क्या किया? नाच गाना भी सीख लिया अपने प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक विशिष्ट कारक होगा। अब जो है सामान्य कारक, जी कारक, ये जो है जन्मजात होता है और ये महत्वपूर्ण कारक है। महत्वपूर्ण क्यों क्यों है? क्योंकि जो विशिष्ट कारक है उसका निर्माण किससे होता है? जी कारक से होता है। ठीक है, जो सामान्य कारक है जी फैक्टर से होता है। इसके बाद यस कारक, ये एक अर्जित कारक है, इसको हम अर्जित करते हैं अपने अनुभवों के माध्यम से, और ये सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। इसके अलावा जो जी फैक्टर है वो सभी व्यक्तियों में एक जैसा पाया जाता है। नेक्स्ट है त्रिकारक या त्रिखंड, या इसी को हम कहते हैं तीन तत्वों का सिद्धांत। त्रिकारकीय सिद्धांत, या तीन खंडों का सिद्धांत, या तीन तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी इसमें मैंने किया, और इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि जो है दो कारकों से नहीं बल्कि तीन कारकों से मिलकर बनी होती है। इनमें एक और कारक इन्होंने जोड़ दिया, जी और एस। तो इन्होंने पहले ही बताया कि जी फैक्टर और एस फैक्टर से मिलकर बनी है। और इन्होंने बताया कि जो जी और एस है इनमें एक कुछ भाग जो है उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, जिसको क्या कहते हैं? हम सामूहिक कारक कहते हैं। तो सबसे पहला तो वही है कि सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक। बुद्धि को इन्होंने तीन कारकों में बांटा, तीन खंडों में बांटा। तो ये क्या है? त्रिखंड का सिद्धांत। ठीक है, या तीन कारक का सिद्धांत, तीन तत्वों का सिद्धांत। प्रतिपादन किसने किया? स्पेयरमैन ने।
अब इसके बाद जो फोर्थ है वो है बहुकारकीय सिद्धांत। ठीक है। अब देखो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, किसी ने बताया कि बुद्धि अविभाज्य है, किसी ने बताया कि बुद्धि को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, किसी ने बताया कि बुद्धि तीन कारकों से मिलकर बनी है। अब जो आए हैं थॉर्नडाइक। ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि बुद्धि जो है ना तो एक कारक से मिलकर बनी है ना दो कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि जो है बहुत सारी योग्यताओं का समूह है, बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया अमेरिकी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। और इन्होंने बताया कि बुद्धि कई योग्यताओं का समूह है, बहुत सारी योग्यताओं से मिलकर बनी है। अब ये आपकी बुद्धि है, इनमें बहुत सारे कारक पाए जाते हैं। ठीक है। असंख्य कारक पाए जाते हैं। तो बुद्धि जो है असंख्य कारकों का समूह है। और इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में दो कारक उभयनिष्ठ होते हैं तो व्यक्ति उस क्षेत्र में उस कारक की प्रधानता हो जाती है, यानी कि वो कारक जो है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति अगर गाना गाना जानता है, ठीक है, अब उसने प्रशिक्षण के माध्यम से क्या सीख लिया, नाचना भी सीख लिया। तो गाना और नाचना में कॉमन है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र में वो बुद्धिमान कहे जाएगा। ठीक है। इस कारक की प्रधानता हो जाएगी। अब इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे परमाणु हैं मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। असंख्य परमाणु मिलकर, इसी तरह इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है असंख्य कारकों से मिलकर बनी है। इसके अलावा इसको हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। जिसे आप कोई बालू का ढेर देखेंगे तो उसमें आपको असंख्य जो है कण दिखाई पड़ेंगे। तो इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है समूह कारकीय सिद्धांत। ठीक है, या समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है लुईस थ्रस्टन और कैली ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि ना तो एक कारक से ना दो कारक से, कितने, बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनी है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बताए हैं। तो इन्होंने 7 कारक कौन कौन से बताए। पहला है सांख्यिकी या आंकिक कारक, दूसरा है शाब्दिक कारक, तीसरा है स्थानिक या दैसिक कारक, और चौथा है तार्किक कारक, पांचवा है स्मृति कारक, छठा है शब्द प्रवाह कारक, और सातवां है प्रत्याक्षात्मक कारक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आंकिक कारक की। ठीक है, सांख्यिकी कारक की। तो आंकिक नाम से ही जो अंकों को पहचानने की जिसमें योग्यता ज़्यादा होती है, तो उसमें कौन सा आंकिक कारक ज़्यादा होता है। ठीक है। शाब्दिक कारक मतलब शब्दों की पहचान से रिलेटेड है, जो शब्दों के बारे में ज़्यादा जानता है। ठीक है। स्थानिक या दैसिक कारक। ठीक है। तो स्थानिक मतलब किसी भी आपने कोई स्थान देखा उसके बारे में आप कितनी ज़्यादा कल्पना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, तो उसमें कौन सा कारक होगा, जो जितनी ज़्यादा कर लेगा उसमें स्थानिक या दैसिक कारक होगा। तार्किक कारक, ठीक है, तर्क करने की, चिंतन मनन करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, ये किस में ज़्यादा होती है, जो आपके गणितज्ञ हो गए तो उनमें कौन सी विशेषता होती है, तार्किक कारक की। नेक्स्ट है स्मृति कारक, मतलब याद करने की क्षमता से रिलेटेड है। शब्द प्रवाह कारक, शब्द प्रवाह का मतलब क्या होता है, बोलने की क्षमता, किसमें बोलने की क्षमता अच्छी है, तो उसमें शब्द प्रवाह कारक प्रमुख होता है। प्रत्यक्षात्मक कारक मतलब आपके सामने कोई भी समस्या आई और उसका तुरंत उत्तर देना। ठीक है, प्रत्यक्ष जैसे ही आई और उसका आपने तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दी, तो उसमें प्रत्यक्षात्मक कारक होता है। अब इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धि का सिद्धांत आता है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रियामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत। ठीक है, 3 डायमेंशनल थ्योरी, या इसको ही हम कहते हैं बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। अब जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जेपी गिलफोर्ड ने, और इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है, बुद्धि को 3 आयामों में बांट सकते हैं, 3 डायमेंशंस में बांट सकते हैं। कौन कौन से, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो इन्होंने क्या किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया, बुद्धि को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, ये मॉडल बताया। अब इसमें 3
जो है आपके आयाम है। सबसे पहला विषय वस्तु और दूसरा है संक्रिया, तीसरा है उत्पाद। ठीक है, विषय वस्तु कंटेंट, संक्रिया ऑपरेशन और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। कोई भी समस्या, कोई विचार हमारे सामने आता है, ठीक है, सबसे पहले विषय वस्तु आई मस्तिष्क में, उसके बाद जो है मस्तिष्क उस पर क्या करता है, ऑपरेशन करता है, उसका संक्रिया करता है, उसके बाद हमें उसका सलूशन मिलता है। अब देखो, जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद को भी आगे विभाजित किया गया है। विषय वस्तु को इन्होंने विभाजित किया है 4 वर्गों में। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है आपका वाइडर फॉर्म में है। तो विषय वस्तु, विषय वस्तु को 4 भागों में, कोई भी हमारे सामने विषय वस्तु आई है, ठीक है, वो 4 तरह से आ सकती है। या तो चित्रात्मक, चित्रों के रूप में हमसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में सपोज किसी का चित्र दिखा दिया और ये पूछा जाए कौन है। ठीक है, संकेत, संकेत दिखाकर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे किसी ने 5 उंगली दिखा दी और पूछा कि ये कितनी उंगलियां हैं। ठीक है, शाब्दिक, शब्दों के माध्यम से या व्यवहार के माध्यम से। ठीक है, अब आपको ये डायमेंशन है। ठीक है, ये पहली है चित्रात्मक, दूसरी है सांकेतिक, तीसरी है शाब्दिक और चौथी है व्यवहारिक। इसके बाद संक्रिया, कोई भी विषय वस्तु आई, विषय वस्तु इन 4 रूपों में आ सकती है। अब क्या करेगा, जो बुद्धि है उस पर संक्रिया करेगी, उसका ऑपरेशन करेगी, उस पर विश्लेषण करेगी। ठीक है, तो संक्रिया को इन्होंने बांटा है 5 भागों में। संज्ञान, स्मृति या स्मरण, तीसरी है परंपरागत चिंतन, चौथा है गैर परंपरागत चिंतन और चौथा है, 5वां है मूल्यांकन। ठीक है, संज्ञान, स्मृति या स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन या अपरंपरागत चिंतन। ठीक है, और जो आपका 5वां है वो है मूल्यांकन। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो विषय वस्तु है, संक्रिया है और उत्पाद है, इनको कितने भागों में बांटा है। उत्पाद, उत्पाद को बांटा है 6 भागों में। इकाई, वर्ग, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, संबंध और निहितार्थ। अब देखो, इन्होंने जो है कुल कारकों की संख्या कितनी बताई। शुरुआत में तो जो मूल रूप से कारक बताए वो कितने हो जाएंगे, ये हैं 4। विषय वस्तु वाले कितने हैं, 4। और जो संक्रिया वाले हैं वो कितने हैं, 5। ठीक है, उत्पाद वाले कितने हैं, 6। तो 4 और 5 का गुणा 20, 20 छंगा 120। शुरुआत में इन्होंने बताई 120 कारकों की संख्या, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, संशोधन किया और जो आपकी विषय वस्तु थी, ठीक है, जो विषय वस्तु के अंतर्गत आकृति, आकृति को इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित कर दिया, दृश्य और श्रव्य में। तब इन्होंने संशोधन करके कारकों की संख्या कितनी बताई, अब ये हो गए 5। ठीक है, जो आकृति थी इसको 2 वर्गों में बांट दिया, दृश्य और श्रव्य, 5 हो गए, और संक्रिया भी 5 हैं, उत्पाद है 6, तो ये कितने हो जाएंगे, 150। ठीक है, 6 पंचे 30, 30 पंचा 150। अब इसके बाद जब तीसरी बार संशोधन किया, यानी कि वर्तमान में कुल कारकों की संख्या कितनी है, वो है 180। कैसे, ये तो आपके 5 हो गए थे, ठीक है, और जो संक्रिया है, संक्रिया में भी जो आपका स्मरण है या स्मृति है, इसको भी इन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया, स्मृति धारण या स्मृति, और दूसरा जो है स्मृति लेखन। तो अब कितनी संख्या हो जाएगी कारकों की, ये तो हो गए थे 5 और ये हो गए 5 की जगह 6, और ये वाले तो उत्पाद तो 6 में डिवाइड ही है, तो ये 30 छंगा 180। ठीक है, आरंभ में इन्होंने कारकों की कुल संख्या बताई 120। ठीक है, 4 जो है आपके विषय वस्तु के, 5 संक्रिया के और 6 उत्पाद के, तो 4 गुणा 5 गुणा 6 120 हो गए। लेकिन जब पहली बार संशोधन किया तो इन्होंने कारकों की संख्या कितनी हो गई, 150। कैसे, जो आपके विषय वस्तु थे वो 5 हो गए, विषय वस्तु में जो आकृति या चित्रात्मक विषय वस्तु थी उसको इन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया, दृश्य और श्रव्य। तो 5 गुणा 6, ये 4 से केवल 5 हो गया, बाद बाकी वही रहा। लेकिन जो वर्तमान में कुल कारक कितने हैं, 180। 180 कैसे, अब इसमें जो आपका
संक्रिया, संक्रिया के अंतर्गत स्मरण था, स्मरण को भी इन्होंने दो वर्गों में बांट दिया। ठीक है, स्मरण या स्मृति, तो स्मृति धारण और स्मृति लेखन। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 × 6 × 6, यानी कि टोटल 180 कारक हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था होवर्ड गार्डनर ने, और कब किया था, सन 1983 में। उनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप, होवर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि एकाकी ना होकर, ठीक है, बुद्धि जो है बहुकारकीय होती है। इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई। कौन कौन सी, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि और अंतरावैयक्तिक। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वैयक्तिक आत्मबुद्धि। और 7th जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या इसको हम कहते हैं वैयक्तिक अन्य बुद्धि। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा। ठीक है, तो भाषाई बुद्धि यानी कि जो भाषा से संबंधित हो। जैसे भाषाई बुद्धि से रिलेटेड कौन हो जाएंगे, जिनमें भाषा का ज्ञान हो। ठीक है, जो वाक्यों को अच्छी तरह से समझ सकें, शब्दों को अच्छी तरह से समझ सकें, वो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अध्यापक हो जाएगा, कवि हो जाएगा। तार्किक बुद्धि मतलब तर्क करने की क्षमता से संबंधित है। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इनमें कौन सी बुद्धि होगी, तार्किक कारक की। ठीक है, तार्किक बुद्धि की प्रधानता होगी। स्थानिक, स्थानिक की बात हमने अभी पीछे भी की थी। स्थानिक का मतलब क्या है, किसी भी स्थान के कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति से रिलेटेड है ये। ठीक है, कल्पना करने की योग्यता जिसमें ज़्यादा होती है, तो उसमें स्थानिक बुद्धि की प्रधानता होती है। शारीरिक या गतिक बुद्धि, तो शरीर पर नियंत्रण करने की जो क्षमता होती है जिसमें ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होती है, शारीरिक बुद्धि ज़्यादा होती है। यानी कि जो आपके खिलाड़ी हो गए। संगीत बुद्धि, तो संगीत से रिलेटेड है, जैसे आपके जो संगीतकार हो गए, ठीक है, भजनकार हो गए, इनमें कौन सी आएगी, संगीत बुद्धि। 6th है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर और अंतरा में सबसे पहले आप अंतर समझो। ठीक है, अंतरा मतलब क्या है, दूसरों में जो है, जो अपने में अंतर निकाले। ठीक है, और अंतर का मतलब क्या है, जो दूसरों में अंतर निकाले। अंतरा मतलब अपने आप में। ठीक है, वैयक्तिक बुद्धि, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक आत्मबुद्धि। तो अंतरा जो है संबंधित है अपने आप से। मतलब अगर व्यक्ति अपने आप के भावों को समझ लेता है, भाव विचारों को समझ जाता है, जान जाता है, तो उसमें अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब क्या है, जो दूसरों के भाव विचारों को समझता है। ठीक है, जो भावना हो गई, संवेग हो गए, तो उसमें कौन सी होती है, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, या वैयक्तिक अन्य, अन्य का मतलब क्या होता है, जो दूसरों की बुद्धि को समझता है। ये आपको नाम दोनों याद रखने हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आपको मिल सकता है, या तो अंतरावैयक्तिक वैयक्तिक बुद्धि लिखा मिलेगा, या इसके अलावा इसी को हम कहते हैं वैयक्तिक आत्मबुद्धि। अंतरा का संबंध कितने से होता है, अपने आप से होता है, और अंतर का मतलब है अन्य से। अब इसके बाद जो है त्रितंत्र का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने, और कब किया था, 1986 में। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 3 तंत्रों से मिलकर बनी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, त्रितंत्र का सिद्धांत कहते हैं। संदर्भनात्मक तंत्र और अनुभवजन्य तंत्र, घटक तंत्र। ठीक है, ये 3 जो है इन्होंने तंत्र बताए। इसके बाद 9th है पदानुक्रम का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फिलिप वर्नन ने, और इन्होंने बुद्धि को 3 कारकों से मिलकर बनाया है। इन्होंने बताया कि बुद्धि 3 कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, पद क्रम, पदों के क्रम के अनुसार सबसे पहला बताया सामान्य कारक, दूसरा बताया विस्तृत कारक, और तीसरा बताया संकीर्ण कारक। नेक्स्ट है द्रवीकृत या घनीकृत बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आरबी कैटल ने। कब किया था, 1963 में। ठीक है, और इन्होंने 2 तरह की बुद्धि बताई। कौन कौन सी, एक तो तरल बुद्धि और दूसरी ठोस बुद्धि। अब देखो, इस सिद्धांत को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कैटल तथा हॉर्न का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं।
अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रतिपादन जो है आरबी कैटल और उनके सहयोगी थे हॉर्न, मनोवैज्ञानिक थे हॉर्न, आरबी कैटल और उनके सहयोगी हॉर्न ने किया था। इसलिए इसको हम जो है कैटल तथा हॉर्न का भी सिद्धांत कहते हैं। तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के बारे में हम बात करते हैं। तरल बुद्धि, ये तरल बुद्धि जो है जन्मजात व्यक्तियों में पाई जाती है। इसके अलावा जो ठोस बुद्धि होती है ये अर्जित करता है व्यक्ति। इसके अलावा तरल बुद्धि आयु के अनुसार, आयु के साथ साथ हमेशा घटती रहती है। और ठोस का मतलब क्या है? जो हमेशा आयु पर जिसका प्रभाव ना पड़े, यानी कि जो हमेशा स्थिर रहे, उसको हम क्या कहते हैं? ठोस बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है पढ़े बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।